गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मिथिला टीचिंग पॉइंट में। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि पिछली वीडियोस में हम अरिहंत के सक्सेस मास्टर की बुक को स्टार्ट किए थे। उनमें हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, जिनमें हम उन चैप्टर को बहुत ही बारीकी से और अच्छी तरीक़ा से एनालिसिस कर रहे थे। जिनमें चैप्टर का नाम क्या था कि विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध क्या था। विकास की अवधारणा और उसका अधिगम से क्या संबंध है, उनके बारे में चर्चाएं कर रहे थे कि विकास का अधिगम से किस प्रकार रिलेशन है, किस प्रकार वह अलग है। आज की जो हम चर्चा करेंगे उन्हीं चैप्टर नंबर 1 में ही कुछ आगे की टॉपिक जो हमारा बाकी रह गया था, उन टॉपिकों के बारे में जानेंगे और देखेंगे। अगर आप बारीकी से अच्छी तरीक़ा से लाइन बाय लाइन इन बुक को अच्छा से पढ़ जाते हैं पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ और प्रीवियस ईयर को बना लेते हैं, तो आप अच्छा खासा मार्क्स गेन कर सकते हैं सीटेट में। देर न करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह विकास के आयाम से संबंधित होगा, विकास के क्षेत्र से संबंधित होगा कि इनके कितने आयाम है, कितने क्षेत्र है। तो मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से विकास को निम्न भागों में बांटा है। इनके क्षेत्र कहिए या इनका आयाम कहिए या इनका भाग कहिए, हर एक मनोवैज्ञानिक जो है वह इनको अलग अलग दृष्टिकोण से हर एक मनोवैज्ञानिक बांटे हैं। कुछ जनरल मनोवैज्ञानिकों का क्या कहना है, देखिए उन्होंने जो बांटा है वह सबसे पहले शारीरिक विकास की बात की है, फिर मानसिक विकास का बात किया है, फिर संवेगात्मक विकास किया, फिर क्रियात्मक विकास का बात किया है, फिर भाषाई विकास का बात किया है, फिर सामाजिक विकास का बात किया है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वह विकास के आयाम में क्या है, शारीरिक विकास। बालक में भी सबसे पहले जो विकास होता है वह शारीरिक विकास ही प्रारंभ होता है, शरीर से ही विकास का प्रारंभ होता है। जब भी बच्चा गर्भ में प्रवेश करता है तब भी वह सबसे पहले उनके शरीर का ही विकास होता है और फिर अन्य सारे विकास होता है। तो विकास से संबंधित शारीरिक विकास की बात करते हैं तो शरीर के बाह्य परिवर्तन जैसे ऊंचाई, शारीरिक अनुपात में वृद्धि इत्यादि, जिन्हें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, किंतु शरीर के आंतरिक अवयवों के परिवर्तन बाह्य रूप से दिखाई तो नहीं पड़ते हैं, किंतु शरीर के भीतर समुचित विकास होता रहता है। क्या कहा कि शरीर के बाह्य परिवर्तन में आता है, जैसे शारीरिक विकास में ऊंचाई आया या शारीरिक अनुपात में वृद्धि या उनके भार में वृद्धि, ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है बाह्य परिवर्तन को। लेकिन शरीर के आंतरिक परिवर्तन जो होता है, जो उनके मांसपेशियों में परिवर्तन होता है या उनके मानसिक परिवर्तन होता है, संवेगों में परिवर्तन होता है, वह देखा नहीं जा सकता है, किंतु इनका एक समुचित विकास होता है, समय समय पर विकास होता रहता है। प्रारंभ में शिशु अपने हर प्रकार के कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। प्रारंभ में शुरुआत में जो शिशु होता है वह कोई भी कार्य करता है तो वह दूसरों पर डिपेंड होकर के ही करता है, चाहे खाना खाना हो, पानी पीना हो, जो भी करना हो, मलमूत्र त्याग करना हो, सभी के लिए दूसरों पर ही निर्भर रहता है। उनको कोई चीज़ का पता नहीं होता है। धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होता जाता है। अर्थात जिस प्रकार उसमें विकास होता जाता है, जिस प्रकार उनके मानसिक विकास या शारीरिक विकास होता जाता है, उस प्रकार वह अपनी आवश्यकताओं को खुद से भी करने की ओर अग्रसर हो जाता है, खुद से भी कर सकता है। लेकिन शुरुआती दौर में वो किसी दूसरे पर ही डिपेंड रहता है। क्या कहा कि शारीरिक विकास पर बालक के आनुवंशिक गुणों का प्रभाव देखा जा सकता है। आनुवंशिक गुण यहाँ कहने का तात्पर्य हुआ कि माता पिता या पूर्वजों के जो गुण होते हैं और वह बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, वही आनुवंशिक गुण के अंतर्गत आ जाता है। जैसे कहा कि शारीरिक विकास पर बालक के आनुवंशिक गुणों का प्रभाव देखा जा सकता है कि अगर माता पिता पतले होते हैं, दुबले होते हैं, तो उनके बच्चे भी दुबले पतले हो जाते हैं। ऐसा रेयर केस में देखा जाता है। जैसे उनके अभिभावक या माता पिता नाटक होते हैं तो उनके बच्चे में भी बौनापन देखने को मिल जाता है। ऐसा रेयर केस में कभी कभी होता है।
ऐसा नहीं है कि माता पिता जैसा हो उनका संतान भी उसी तरह का होता है, लेकिन अनुवांशिक गुण कुछ न कुछ आ ही जाते हैं। इसके अतिरिक्त बालक के परिवेश एवं उसकी देखभाल का भी उसके शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो उनका रहन सहन, देखभाल, पालन पोषण, यदि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में पोषक आहार उपलब्ध नहीं हो रहा है तो उसके विकास की सामान्य गति की आशा कैसे की जा सकती है। उनका देखभाल या रहन सहन या खान पान, उनको अच्छी समय पे भोजन, किन उम्र में कितने पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, अगर वह हम उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं तो बच्चे की जो एक विकास की कल्पना करते हैं, सामान्य विकास की, उचित विकास की, वह संभव नहीं हो सकता है। इसलिए अच्छे विकास, बालक के अच्छे विकास के लिए पोषक तत्व या सामान्य मात्रा में या उनको अच्छी माहौल देना बहुत ही आवश्यक है। बालक की वृद्धि एवं विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी इसलिए भी रखना अनिवार्य है क्योंकि बच्चे की रुचियां, इच्छाएं, दृष्टिकोण एवं एक तरह से उनका पूर्ण व्यवहार शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर ही निर्भर करता है। शिक्षकों को भी इन सभी के बारे में जानकारियाँ होना चाहिए, उनकी इच्छाएं, क्योंकि हर बच्चे की इच्छाएं, रुचियाँ अलग अलग होती है। उनकी इच्छा के अनुसार या उनकी रुचि के अनुसार या उनकी भावनाओं के अनुसार उनको कोई चीज़ नहीं मिल पाता है या उनको जो इच्छा खाने का होता है वो नहीं मिल पाता है, तो उनसे भी उनके शारीरिक विकास प्रभावित होता है। बच्चे की शारीरिक वृद्धि एवं विकास के सामान्य ढांचे से परिचित होकर अध्यापक यह जान सकता है कि एक विशेष आयु स्तर पर बच्चों से क्या आशा की जा सकती है। अगर आप शुरुआती दौर में बच्चे को देखते हैं, अगर अच्छा खासा उनका विकास होता है, शारीरिक विकास भी अच्छा होता है, उनके शारीरिक ढांचे भी अच्छी होता है, सामान्य होता है, तो हम आशा करते हैं कि नहीं, इनका आगे का जो विकास होगा वह भी अच्छा ही होगा, या इसका आगे की विकास किस तरह से होगा, या कितना लंबा होगा या नाटा होगा या मोटा होगा या पतला होगा, इनका भी हम अनुमान लगा लेते हैं। तो ये सारे के सारे किस पर निर्भर करता है, शुरुआती दौर में उनका शारीरिक विकास या उनका पालन पोषण किस तरह हो रहा है। तो ये था शारीरिक विकास। फिर हम नेक्स्ट विकास की चर्चा करते हैं, क्या है मानसिक विकास। मानसिक विकास से तात्पर्य क्या है कि मानसिक या संज्ञानात्मक या मानसिक विकास, क्या कहा कि संज्ञानात्मक या मानसिक विकास, कॉग्निटिव और मेंटल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। संज्ञानात्मक या मानसिक विकास से तात्पर्य बालक के उन सभी मानसिक योग्यताओं एवं क्षमताओं में वृद्धि और विकास से है जिनके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों का पर्याप्त उपयोग कर पाता हो। अर्थात मानसिक विकास से तात्पर्य हुआ कि बालक जो कार्य नहीं कर पाता था पहले, अब उन कार्यों को वह अपने अनुसार, अपने अनुरूप सुलझा पाता है, या कोई समस्या उनके पास आता है उनको वह सुलझा पाने में, कर पाने में सफल हो जाता है। तो वही क्या समझ जाएंगे कि इससे पता चल जाएगा कि बालक के अंदर कुछ न कुछ मानसिक विकास हुआ है। कोई वर्क दिए करने के लिए बालक को पता नहीं था, फिर भी वह अपने मानसिक क्षमताओं के अनुरूप उनको ढाल लिया, कर लिया, तो क्या समझते हैं कि उनमें मानसिक विकास हो रहा है। कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होती है। सही बात है। अगर बच्चा कोई भी चीज़ के बारे में कल्पना कर पाता है, स्मरण कर पाता है, विचार कर पाता है, कोई भी चीज़ के बारे में थिंकिंग कर पाता है, निरीक्षण कर पाता है, समस्या समाधान कर पाता है, कोई समस्या आता है उनको वह सुलझा लेता है, निर्णय लेना, कोई भी कठिनाइयाँ आती है तो उनके विरुद्ध तुरंत सकारात्मक निर्णय ले पाता है, तो ये सारी की सारी योग्यता किसके अंतर्गत हो सकता है? मानसिक विकास के अंतर्गत। जिसके अंदर ये सारी योग्यताएं हैं, समझ जाएंगे कि उनका मानसिक विकास भी अच्छा है। जन्म के समय बालक में इस प्रकार की योग्यता का अभाव होता है। धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ साथ उनमें मानसिक विकास की गति भी बढ़ती है। जन्म के समय ये कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, ये सारी समस्याओं का अभाव होता है। लेकिन जिस तरह से उनका एज आगे बढ़ता जाता है, ये सारी योग्यताएं उनमें विकसित होती जाती है। अगला पॉइंट देखिए क्या है कि संज्ञानात्मक विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी इसलिए
होना चाहिए, क्योंकि इसके अभाव में वह बालकों की इससे संबंधित समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगा। तो संज्ञानात्मक विकास के बारे में शिक्षकों को भी पर्याप्त जानकारी होना चाहिए, तभी वह बच्चों की समस्या को समझ पाएगा, फिर उनके समस्याओं को सुलझाने में अग्रसर हो पाएंगे या सुलझाने में सक्षम हो पाएंगे। यदि कोई बालक मानसिक रूप से कमज़ोर है तो इसके क्या कारण है, यह जानना उसके उपचार के लिए आवश्यक है। देखिए, कोई बालक मानसिक रूप से कमज़ोर है तो इसका क्या कारण है, यह जानना उसके उपचार के लिए आवश्यक है। सही बात है। उपचार तब हम कर पाते हैं जब हम कारण को जांचते हैं या कारण का पता लगता है। कारण का पता लगाने के उपरांत ही हम उनका उपचार कर पाते हैं। तो कोई भी चीज़ के बारे में समझने के लिए, उनकी उपचार करने के लिए, उनको सुलझाने के लिए सबसे पहले हमको किसका पता लगाना होगा? कारण का पता लगाना होगा। किसका? कारण का पता लगाना होगा, और फिर हम उनका उपचार करते हैं। तो एक सूत्र भी आता है, निदानात्मक और उपचारात्मक। तो कोई भी चीज़ के बारे में हम कोई भी चीज़ को, समस्या को सुलझाना है तो सबसे पहले हम निदान करते हैं। क्या करते हैं? निदान। निदान का अर्थ होता है कारण को जानना, और फिर हम उपचार करते हैं, अर्थात उस समस्या को सुलझाना। निदान और उपचार, क्या जाने? निदान और उपचार। निदान का अर्थ होता है कारण को जानना, उपचार का मतलब होता है समस्या को सुलझाना या उनको आगे की ओर बढ़ाना। कोई भी बालक के बारे में पहले हम निदान करेंगे, अर्थात समस्या को जानेंगे, कारण को जानेंगे, फिर हम उपचार करेंगे। अगला पॉइंट है कि विभिन्न अवस्थाओं और आयु स्तर पर बच्चों की मानसिक वृद्धि और विकास को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त पाठ्य पुस्तकें तैयार करने में भी इससे सहायता मिल सकती है। सही बात है। उनके स्तरों के अनुसार, उनके विकास के अनुसार, उनकी आयु के अनुसार ही हम क्या करते हैं, कोई भी पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं। कोई भी पाठ्य वस्तु जब हम उनको पढ़ाते हैं तो इन्हीं के अनुरूप ही पढ़ाते हैं या करवाते हैं। फिर देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है। अगला पॉइंट की चर्चा करते हैं, संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास में है कि संवेग, जिसे भाव भी कहा जाता है, संवेग को क्या कहा जाता है? भाव भी कहा जाता है। संवेग का अर्थ होता है ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है, जैसे भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी इत्यादि संवेग के उदाहरण है। बालक में आयु बढ़ने के साथ ही इनमें संवेगों का भी विकास होता रहता है। सबसे पहले हम संवेग को जानने की कोशिश करते हैं कि संवेग उसे कहते हैं, जैसे हम कि जब हमारा मन क्या हो, सामान्य से हटके हो जाए, हमें प्रभावित कर दे, तो वही क्या है? संवेग है। मन की उत्तेजित दशा को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? मन की उत्तेजित दशा, अर्थात हमारे मन में उत्तेजना आ जाती है, घबराहट आ जाती है, भय आ जाता है, आश्चर्य होने लगता है, स्नेह किसी के प्रति ज़्यादा होने लगता है, ज़्यादा हम खुश हो जाते हैं, तो उन्हीं को क्या कहेंगे? संवेग कहेंगे। क्या अर्थ होता है? ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर दे, अर्थात हमारा ध्यान, हमारा मन क्या हो, सामान्य से हटके हो जाए, विचलित हो जाए। जैसे भय, जब हम डर जाते हैं तो सामान्य से क्या होता है? हटके हो जाते हैं। क्रोध आता है, फिर भी हमारा मन, जो सामान्य मन होता है उनसे हमारा मन क्या होता है? अलग हो जाता है, हटके हो जाता है। क्रोध भी आ जाता है तो बहुत सारे वेग में आ जाता है। घृणा, किसी के प्रति घृणा भी आता है तो सामान्य से अलग हो जाता है। आश्चर्य होता है, फिर भी हमारा मन क्या होता है? आश्चर्यचकित हो जाते हैं पूरा देख करके। किसी के प्रति स्नेह, ज़्यादा खुश होना, इतना खुश हो जाते हैं कि पहले की अवस्था को भी भूल जाते हैं, इत्यादि क्या है? संवेग के उदाहरण है। वैसे संवेग 14 होते हैं। जब हम संवेग की आगे चर्चा करेंगे तो बतलाएंगे कौन कौन से संवेग हैं। बालक में आयु बढ़ने के साथ ही उनके संवेग का भी विकास होने लगता है। जिस तरह से उनमें आयु भी बढ़ता है उसी तरह से उनके अंदर संवेगात्मक विकास भी तीव्र हो जाता है। संवेग, फिर देखिए संवेग विकास, संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। देखिए मानव वृद्धि एवं विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। उनके विकास और वृद्धि में भी संवेग का बहुत ही बड़ा योगदान है। एक पहलू है, एक अंग है। पहलू का मतलब क्या हो गया? एक अंग है। बालक का संवेगात्मक व्यवहार उसके शारीरिक वृद्धि एवं विकास को ही नहीं बल्कि बौद्धिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास को भी प्रभावित करता है। संवेग केवल और केवल उनके शारीरिक विकास या वृद्धि को ही नहीं प्रभावित करता है बल्कि उनके संवेगात्मक शारीरिक विकास को भी प्रभावित करता है।
बल्कि बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, उनके चरित्र को भी प्रभावित करता है। क्या? संवेग। बालक से संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास की अहम भूमिका होती है। हर तरह के विकास के लिए हर विकास का होना आवश्यक है, क्योंकि सभी विकास आपस में अंतः संबंधित है, कोरिलेटेड है। इसलिए कोई एक विकास के बिना उनके संपूर्ण विकास का आशा नहीं किया जा सकता है, वह अधूरा के समान हो जाता है। अतः बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास की क्या होती है? कि अहम भूमिका होती है, क्योंकि पूर्ण रूप से विकसित बालक तब होता है जब उनके हर क्षेत्र का विकास होता है, जैसे उनमें शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, क्रियात्मक विकास हो, भाषाई विकास हो, कोई भी विकास का कमी नहीं होना चाहिए, एक पूर्ण रूपेण होना चाहिए। बालक के संवेगात्मक विकास पर पारिवारिक वातावरण भी बहुत प्रभाव डालता है। जिस प्रकार से उनका पारिवारिक वातावरण होगा उन्हीं तरह से उनके संवेगात्मक विकास भी होता है। सही बात है। विद्यालय के परिवेश और क्रियाकलापों को उचित प्रकार से संगठित कर अध्यापक बच्चे के संवेगात्मक विकास में भरपूर योगदान दे सकते हैं। क्या कहा कि विद्यालय के परिवेश और क्रियाकलापों को एक उचित ढंग में, जिनके अंदर जैसे कई बालकों के अंदर ज़्यादा भय होता है, या तो उनके भय को कैसे मिटाया जा सकता है? भय क्या है? एक संवेग है, तो उनके भय को एक उचित क्रियाकलाप के माध्यम से या उचित परिवेश देकर के उनको समाप्त किया जा सकता है। किसी के प्रति कोई चीज़ का घृणा होता है उनको भी, या किसी बालक के अंदर ज़्यादा क्रोध होता है उनको भी एक विशिष्ट क्रियाकलापों के माध्यम से कई उदाहरण दे करके उनको हम समझा करके उनके विकास को आगे अग्रसर कर सकते हैं। अगला है क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास क्या है? क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति की कार्य करने की शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का विकास। अर्थात हमारे अंदर जो शारीरिक रूप से कोई कार्य करने की क्षमता का विकास हो जाता है, हमारे अंदर किसी चीज़ के, किसी कार्य के प्रति जो कुशलताएं आ जाती है या उनको करने की ढंग आ जाता है, तो वही क्या है? एक क्रियात्मक विकास हो। अर्थात कोई भी चीज़ को करने की क्षमता उनके अंदर आ जाती है, उनके प्रति कुशलताएं आ जाती है, उन कौशल का विकास हो जाता है। जैसे हमको ड्राइविंग करना नहीं आता था, लेकिन अब हम सीख गए, तो क्या हुआ कि हमारे अंदर ड्राइविंग करने का एक कुशलता विकसित हो गया, वही हुआ क्रियात्मक विकास। तब क्या समझेंगे कि हमारे अंदर क्रियात्मक विकास हुआ। क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का अर्थ होता है ऐसी शारीरिक गतिविधियां या क्रियाएं जिनको संपन्न करने के लिए मांसपेशियां एवं तंत्रिकाओं की गतिविधियों के संयोजन की आवश्यकता होती है। अर्थात कोई भी चीज़ को तब हम क्रियात्मक विकास कहेंगे जब हमारे अंदर उन कार्य को करने की शक्ति आए, और कोई भी कार्य करते हैं तो उनमें हमारी सभी मांसपेशियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे चलना, बैठना इत्यादि में हमारे मांसपेशी बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। एक नवजात शिशु ऐसे कार्य करने में अक्षम होता है। सही बात है। एक नवजात शिशु कहने का तात्पर्य हुआ कि नए जन्मे शिशु में क्रियात्मक विकास नहीं होता है, वह कोई भी कार्य को करने में सक्षम नहीं होता है। आगे जिस तरह से उनका उम्र बढ़ता है उनमें क्रियात्मक विकास भी होना प्रारंभ हो जाता है, लेकिन नवजात शिशु में इस तरह का गुण नहीं होता है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास के साथ ही उम्र बढ़ने के साथ साथ उनमें इस तरह की योग्यता का विकास भी होने लगता है। अर्थात जिस तरह से उनके उम्र में वृद्धि होता है उस तरह से उनका विकास संभव होने लगता है। इसके कारण बालक को आत्मविश्वास अर्जित करने में भी सहायता मिलती है। पर्याप्त क्रियाकलाप विकास के अभाव में बालक में विभिन्न प्रकार के कौशलों के विकास में बाधा पहुंचती है। अर्थात आत्मविश्वास अर्जित करने में भी सहायता मिलता है क्रियात्मक विकास से, क्योंकि कोई भी चीज़ को हम जब करके खुद से करने की कोशिश करते हैं, खुद से करके सीखते हैं, तो हमारे अंदर आत्मविश्वास जागृत होता है, जिससे सृजनात्मक विकास के सृजनात्मक के अंतर्गत भी रखा गया है। तो कोई भी चीज़ को हम करके सीखने, अगर कोई करके दिखलाता है फिर हम उनको सीखते हैं तो उतना मज़ा नहीं आता है जितना मज़ा खुद से करके सीखने में आता है। तो इसमें आत्मविश्वास भी बढ़ता है क्रियात्मक विकास में। क्रियात्मक विकास के स्वरूप एवं उसकी प्रक्रिया का ज्ञान होना शिक्षकों के लिए आवश्यक है, तभी तो वह बालकों को आगे उनके किसी भी चीज़ के बारे में कार्य करवा पाएगा। शिक्षकों को इसलिए जानकारी होना आवश्यक है।
इसी ज्ञान के आधार पर ही वह बालक में विभिन्न कौशलों का विकास करवाने में सहायक होगा। कोई भी कौशल अगर बालक में नहीं है, कार्य करने की क्षमता नहीं है, तो उनको हम करवा सकते हैं जब हमें पता होगा तभी। जिन बालकों में क्रियात्मक विकास सामान्य से कम होता है, उसके समायोजन में विकास हेतु विशेष कार्य करने की आवश्यकता होती है। जिन बालकों में क्रियात्मक विकास अर्थात कोई भी चीज़ करने की क्षमता नहीं के बराबर होता है, जैसे सामान्य बच्चों को अगर हम सिखला देते हैं या हो जाता है, और उससे निम्न स्तर के बच्चे जो होता है, जो बार बार सिखाने के बावजूद भी नहीं कर पाते हैं, तो उनको हमें विशेष कार्य देने की या विशेष समय देने की, विशेष शिक्षण विधियों की या विशेष मॉडलों की ज़रूरत होता है, और विशेष सामग्रियों की आवश्यकता से उनको हम आगे अग्रसर करने की कोशिश करेंगे, सिखलाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए रहने देते हैं इतना ही। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। कुछ विकास हमारा रह गया विकास के आयाम में ही, जैसे भाषाई विकास और सामाजिक विकास, इनके चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि भाषाई विकास क्या है, फिर सामाजिक विकास क्या है। अगर और भी सब्जेक्ट के वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट खोल के देख लीजिएगा, उनमें गणित शिक्षण विधियाँ और हिंदी शिक्षण विधियों से रिलेटेड भी प्रश्न हम करवा रहे हैं, उनको भी आप ज़रूर देखिए। जिनको PDF चाहिए वो टेलीग्राम से जुड़ करके PDF नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। इन वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।